6 नंबर जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ है y बराबर साइन इंटू लॉग एक्स, ठीक है। और इसका हमें निकालना है डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है बाबू। डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो आपको पता होगा कि ये किस प्रकार बनेगा। तो चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहला जो हमारा स्टेप होता है उसको लिखेंगे, यानी कि दिया गया है। क्या बाबू? दिया गया है। क्वेश्चन क्या दिया है? क्वेश्चन दिया है y बराबर साइन इंटू लॉग एक्स, ठीक है। और इसका हमें करना है डीसी, तो यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो इस प्रकार से हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर डी साइन इंटू लॉग एक्स, ठीक है। और बटे में डी एक्स। तो आप देख सकते हैं ये जो लॉग एक्स है बाबू, ये साइन का थीटा है, ठीक है। लॉग एक्स क्या है? साइन का थीटा है। और जहां भी ऐसे फंक्शन दिखे तो यहाँ देख सकते हैं साइन का थीटा नीचे भी रहेगा, तभी साइन का डीसी हो पाएगा। तो इस प्रकार से नीचे भी हमें लॉग एक्स लिखना पड़ेगा, इसलिए डी वाई बाई डी एक्स बराबर डी क्या डी साइन इंटू लॉग एक्स, ठीक है। और बटे में डी लॉग एक्स हो जाएगा, डी लॉग एक्स इंटू डी लॉग एक्स और बटे में डी एक्स, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर साइन एक्स का क्या था? डीसी कॉस एक्स होता है। तो आप देख सकते हैं एक्स की जगह लॉग एक्स है, तो देखिए यहाँ हो जाएगा कॉस और एक्स की जगह लॉग एक्स हो गया, ठीक है। लॉग एक्स इंटू और लॉग एक्स का डीसी होता है 1/x, तो इस प्रकार से हो जाएगा 1/x। तो बाबू फाइनली जो हमारा आंसर आएगा वो हो जाएगा कॉस इंटू लॉग एक्स और बटे में एक्स, ठीक है। यही इसका आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं 7 नंबर प्रश्न की ओर, ठीक है। तो सातवां जो हमारा प्रश्न है बाबू, सातवां जो हमारा प्रश्न है, सातवां प्रश्न दिया हुआ है अवयव से, ठीक है। अवयव का क्वेश्चन है और ये दिया है कि सिद्ध करें कि मॉडुलस दिया हुआ है 23, 11, 12, 46, 20, 26, ठीक है। और 65, 45, 20, ठीक है। इक्वल टू सिद्ध करना है कि जीरो है तो होता है। देखिए ये अवयव से क्वेश्चन पूछा गया है और ये अलग, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं रो, ठीक है। रो कहते हैं और इसको कहते हैं कॉलम, ठीक है। कॉलम यानी ये है R1 और ये है C1, ठीक है बाबू। तो इसको हम C1, C2, C3 से डिफाइन करते हैं, इसको R1, R2, R3 से डिफाइन करते हैं। तो हमें सिद्ध करना है कि इतना बराबर जीरो होता है। ये है LHS पद और ये है RHS पद। और चलिए इसको हम सिद्ध करते हैं। अवयव का सभी नियम आपको पता होना चाहिए, यानी क्या कि अगर किसी भी कॉलम या रो के दोनों पंक्ति बराबर हो तो उसका मान शून्य होता है। और चलिए इसको हम सिद्ध करते हैं। सबसे पहला हमारा स्टेप क्या है? लिखेंगे दिया गया है। तो चलिए इसको लिखते हैं दिया गया है। क्वेश्चन क्या दिया है बाबू? क्वेश्चन दिया हुआ है 23, 11, 12, 46, 20 और 26, ठीक है। 65, 45 और 20, ठीक है। तो आप देखिए अगर हम कॉलम 1 और कॉलम 2 को जोड़ते हैं तो ये हमें प्राप्त होगा, मतलब कि कॉलम 1, ठीक है। तो ये है C2 और ये है C3, ठीक है। और ये क्या है? ये तो C1 है। आपको पता होगा इसको बोलते हैं R1, इसको बोलते हैं R2 और इसको बोलते हैं R3, ठीक है। तो देखिए हम सबसे पहले यहाँ लिखेंगे अप्लाइंग, ठीक है। यहाँ लिखेंगे अप्लाइंग, ठीक है। अप्लाइंग ये करना है कि C1 में परिवर्तन करना है, तो यहाँ लिखेंगे C2 इक्वल टू C2 प्लस C3, ठीक है। यानी कि C2 में हमें C3 जोड़ना है। तो इस प्रकार से देखिए अगर हम जोड़ते हैं तो यहाँ हो जाएगा 23, 46 और ये 65 हो गया। और यहाँ जोड़ेंगे 11 प्लस 12, ठीक है। 20 प्लस 26, 45 प्लस 20, ठीक है। और ये क्या है? 12 है, 26 है और 20 है, ठीक है। और देखिए जब हमने कॉलम 1 में कॉलम 3 को जोड़ा बाबू तो क्या प्राप्त हुआ? यानी कि ये 23 हो गया, ये भी 23 हो गया और ये क्या है? 12 हो गया। ये 46 है, ये भी 46 है और ये 26 है। ये 65 है, ये भी 65 है और ये 20 है। तो आप देख सकते हैं कॉलम 1 और कॉलम 2 का मान सेम है
अगर इन दोनों में से घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। तो अवयव का गुणधर्म कहता है कि अगर किसी पंक्ति के रो या कॉलम सेम है तो उसके मान शून्य होते हैं। तो इस प्रकार से ये साबित होता है कि इसका मान क्या होगा, सिद्ध होगा, और आप उस गुणधर्म को लिख सकते हैं। तो इससे साबित होता है कि RHS पद हमारा प्रूव हो गया। तो आई होप ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, यानी अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है y बराबर अंडर रूट साइन फिर अंडर रूट एक्स। ठीक है, और इसका हमें करना है डीसी यानी कि dy बाई dx निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, दिया गया है, तो चलिए इसको लिख देते हैं। लिखेंगे दिया गया है, क्या दिया है बाबू, क्वेश्चन दिया है y बराबर अंडर रूट साइन फिर उसके अंडर रूट एक्स। ठीक है, और इसका हमें डीसी निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो dy बाई dx यहाँ हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा d अंडर रूट साइन फिर अंडर रूट एक्स। ठीक है, और बटे में dx हो गया। तो आपको पता होगा कि जो रूट के अंदर है ये, इसको हमने x मान सकते हैं। ठीक है, सभी को x मानेंगे, और रूट के अंदर जो थीटा फंक्शन दिया हुआ है वो भी फंक्शन नीचे रहेगा, तभी इसका डीसी संभव हो पाएगा। क्योंकि रूट एक्स का जो डीसी होता है वो 1/2 रूट एक्स होता है। तो इस प्रकार से इस फंक्शन को नीचे भी हमें लाना पड़ेगा। तो इसलिए बाबू हो जाएगा dy बाई dx इक्वल टू डी अंडर रूट साइन फिर रूट एक्स है। ठीक है, तो देखिए रूट के अंदर जो फंक्शन है उसको भी नीचे लिखना पड़ेगा, तभी रूट के अंदर का फंक्शन का डीसी हो पाएगा। तो इसलिए हो जाएगा डी साइन रूट एक्स। ठीक है, इंटू फिर यहाँ हो जाएगा डी साइन रूट एक्स। ठीक है, तो देखिए साइन का एक्स क्या है, रूट एक्स है, तो नीचे भी साइन का जो थीटा है वो रहना जरूरी है। तो यहाँ हो जाएगा डी रूट एक्स। ठीक है, इंटू डी रूट एक्स और बटे में डी एक्स। ठीक है बाबू, तो डी वाई बाई डी एक्स का कितना बनाएगा, देखिए यहाँ रूट एक्स है, तो रूट एक्स का डीसी क्या होता है 1/2 रूट एक्स। एक्स की जगह क्या है बाबू, एक्स की जगह दिया है साइन अंडर रूट एक्स। ठीक है, इंटू साइन एक्स का क्या होता है डीसी बाबू, कॉस एक्स, तो कॉस और अंडर रूट एक्स इंटू, और अंडर रूट एक्स का जो डीसी होता है वो होता है 1/2 रूट एक्स। ठीक है, तो आपको इन में गुना कर देना है, यानी कि जो फाइनली आंसर आएगा, यानी कि dy बाई dx का मान आएगा वो आएगा cos अंडर रूट एक्स और बटे में 2 और 2 गुना हो जाएगा। तो फिर देखिए 2 और 2 कितना हो जाएगा 4, और ये रूट एक्स हो गया। ठीक है, इंटू अंडर रूट साइन इंटू रूट एक्स। ठीक है, यही इसका फाइनली आंसर हो जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, यानी क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ठीक है बाबू, तो क्वेश्चन नंबर जो 9 है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 9 है बाबू, वो दिया हुआ है कि हल करें tan, ठीक है, tan y dx। ठीक है, tan y dx प्लस tan x dy इक्वल टू 0। ठीक है, ये अवकल समीकरण का क्वेश्चन है, और अवकल समीकरण काफी बच्चों को हार्ड लगता है, लेकिन ये उतना डिफिकल्ट है नहीं, केवल आपके सोच पर निर्भर करता है कि आपकी सोच क्या है। तो चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। अवकल समीकरण का प्रश्न ये कहता है कि आप इन दोनों को सबसे पहले इसको एक साइड कीजिए, और देखिए इस फंक्शन में x दिया हुआ है, लेकिन इसका जो कंडक्टर है बाबू, यानी कि यहाँ dy दिया है, तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि इस dx को इस tan x की जगह लाना पड़ेगा, यानी कि इसके साथ लाना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसको हम इस साइड करते हैं। तो इस प्रकार सबसे पहले लिखेंगे दिया गया है, क्या बाबू, दिया गया है। क्वेश्चन क्या दिया है कि tan y dx प्लस tan x इंटू dy इक्वल टू 0। तो इसको हम इस साइड लाते हैं, तो इस प्रकार से हो जाएगा tan y dx बराबर माइनस tan x और dy। ठीक है, तो देखिए हमें इस dx के पास लाने के लिए इसे इस साइड लाना पड़ेगा। तो देखिए dy के साथ ये किस रूप में है, गुना के रूप में है, तो इस साइड आएगा तो भागा के रूप में हो जाएगा। तो इसलिए हो जाएगा dx बटे में माइनस tan x। ठीक है, माइनस tan x बराबर dy, और देखिए इसको हम लाएंगे इस साइड, तो इधर भी ये गुना के रूप में है, तो इस साइड आएगा तो भागा के रूप में हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा tan y। ठीक है, तो 1/tan थीटा इक्वल टू होता है cot थीटा। तो इस प्रकार हो जाएगा माइनस
कॉट एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है, बराबर ये भी क्या हो जाएगा बाबू, ये भी हो जाएगा कॉट वाई और डी वाई। अब क्या होगा, दोनों तरफ समाकलन का चिन्ह लेना पड़ेगा, तो यहाँ लिखेंगे दोनों तरफ समाकलन चिन्ह लेने पर क्या, दोनों तरफ समाकलन, ठीक है, समाकलन, ये समाकलन का चिन्ह है, समाकलन चिन्ह लेने पर, ठीक है बाबू। तो देखिए माइनस को बाहर कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा इंटीग्रल्स कॉट एक्स और डी एक्स, ठीक है, बराबर इंटीग्रल्स कॉट वाई इंटू डी वाई। तो देखिए इसका करेंगे इंटीग्रेटिंग, तो यहाँ होगा इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा माइनस लॉग साइन एक्स, ठीक है, और प्लस में सी यानी कि कांस्टेंट है, और यहाँ हो जाएगा लॉग साइन वाई हो जाएगा। अब देखिए हमें क्या करना है, इन दोनों को एक पास करेंगे यानी कि एक जगह करेंगे, तो इस प्रकार हो जाएगा, देखिए इसको हम इस साइड ले जाते हैं, तो हो जाएगा लॉग साइन वाई, ठीक है, और प्लस लॉग साइन एक्स, ठीक है, इक्वल टू ये सी बच गया। अब देखिए लॉग का नियम यह कहता है कि अगर प्लस में दिया हुआ है तो जब लॉग बाबू कॉमन होगा तो इस यहाँ गुना के रूप में हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा लॉग, ठीक है। अब यहाँ हो जाएगा ब्रैकेट दिया हुआ है साइन वाई इंटू साइन एक्स, ठीक है, साइन एक्स यहाँ दिया है बराबर। और हम देखिए कांस्टेंट को कुछ भी लिख सकते हैं, तो कांस्टेंट के साथ हम लिखेंगे लॉग सी, यानी कि लॉग सी, तो ये लॉग से लॉग हट जाएगा, तो फाइनली जो आंसर आएगा साइन एक्स इंटू साइन वाई इक्वल टू सी, यही इसका आंसर हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको आसानी पूर्वक समझ में आ गए होंगे। अब हम चलेंगे बाबू अगले प्रश्न की ओर, यानी क्वेश्चन नंबर 10 की ओर, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 10 है वो सारणिक का है, और सॉरी दोस्त अभी सारणिक का है, ठीक है। सारणिक दिया हुआ है 16 9 7, ठीक है, 16 9 7 23 16 7, ठीक है। उसके बाद दिया है 32 19 13, और कह रहा है कि इसका मान निकालें, ठीक है, इसका मान निकालना है। तो हमने पहले भी आपको कुछ समय पहले एक प्रश्न बताया था, वो भी अभी का था, लेकिन उसमें सिद्ध करना था कि 0, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं इसका भी मान 0 आएगा। अगर आप इस कॉलम 1 कॉलम 2 और कॉलम 2 3 को जोड़ेंगे तो ये कॉलम 1 आ जाएगा, और जब दोनों को घटाएंगे तो 0 आ जाएगा, तो इसके गुणधर्म लागू हो जाएगा। चलिए इसे भी हम हल करते हैं बाबू। सबसे पहला स्टेप हमारा होता है दिया गया है लिखेंगे, चलिए इसको हम लिख देते हैं। दिया गया है, क्वेश्चन क्या दिया है बाबू, क्वेश्चन दिया हुआ है 16 9 7 23 16 7, ठीक है, 32 19 13, ठीक है। ये है बाबू R1, ये है R2 और ये है R3। R का मतलब रो यानी कि शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है, और ये है C1 यानी कि कॉलम 1 कॉलम 2 और कॉलम 3, ठीक है। तो देखिए यहाँ अप्लाइंग क्या होगा, कॉलम 2 और कॉलम 2 में अप्लाइंग होगा, ये कॉलम 2 और कॉलम 3 को जोड़ेंगे तो ये कॉलम 1 आ जाएगा, और दोनों में से यानी घटा देंगे तो यहाँ लिखेंगे अप्लाइंग, ठीक है। अप्लाइंग होगा C2 में, यानी कि C2 प्लस C3 होगा। तो इस प्रकार देखिए जब C2 और C3 को जोड़ेंगे, चलिए इसे हम जोड़ते हैं। देखिए यहाँ होगा 9 प्लस 7, ठीक है, 16 प्लस 7 19 प्लस 13, ठीक है, और यहाँ बचेगा 7 7 13। तो परिणाम ये आएगा कि देखिए जब हम जोड़ें इन दोनों को तो हो जाएगा 16, यहाँ भी 16 और 7 23, यहाँ भी 23 और यहाँ 7 32 32 और यहाँ 13। देखिए कॉलम 1 और कॉलम 2 का मान सेम है, तो यहाँ फिर से अब अप्लाइंग कर सकते हैं और इन दोनों का मान सेम आ जाएगा। उसके बाद आप यहाँ लिख सकते हैं कि गुणधर्म से, ठीक है, गुणधर्म ये कहता है कि अगर किसी सारणिक में कॉलम स्तंभों या कॉलमों की मतलब जो ये है अंक डिजिट है वो सेम होगा तो उस सारणिक का मान शून्य हो जाएगा। इस प्रकार इसका आंसर शून्य हो जाएगा। आप गुणधर्म को लिख सकते हैं, और लिखना जरूरी इसलिए हो कि एग्जामिनर समझ पाएगा कि किस प्रकार आप शून्य आंसर लिख दिए।